नमस्कार दोस्तों, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर। तो आज हम इसका हिस्ट्री और जियोग्राफी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन तथा मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले आपके HPSSC के सभी एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 147, विच कुशान किंग एज्यूम्ड द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। निम्न में से किस कुशान राजा ने संपूर्ण विश्व का भगवान का खिताब धारण किया था? ऑप्शन देखिए, कडफिसेस प्रथम, कडफिसेस द्वितीय, कनिष्क या फिर हुविशक। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कौन सा कुषाण राजा था जिसने संपूर्ण विश्व का भगवान ये वाला खिताब धारण किया था? संपूर्ण विश्व का भगवान ये खिताब धारण किया था कडफिसेस द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। कुषाण वंश जो था इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडफिसेस ने। किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी 15वीं शताब्दी में। और कनिष्क जो था ये कनिष्क ये कुषाण वंश का ये महान शासक था जिसने 78वीं ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, शक संवत कब शुरू किया गया था? 78वीं सदी में। किसने शुरू किया था? ये किया था शुरू कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का एक महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दी अस्पाह सी अस्पाह सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दी अस्पाह सी अस्पाह व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। ये वाली जो व्यवस्था थी ये किनके द्वारा लाई गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दी अस्पाह और सी अस्पाह व्यवस्था किनके द्वारा लाई गई थी? तो ये वाली जो व्यवस्था थी दी अस्पाह सी अस्पाह ये व्यवस्था लाई गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। ये सभी देखिए ये जो मुगल सम्राट हैं ये, तो जहांगीर ने ये वाली व्यवस्था लाई थी। जहांगीर जो था इन्हें सोने की जंजीर या न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता था, जिसने कि न्याय दिलाने के लिए अपने महल के बाहर सोने की जंजीर को लगाया हुआ था। इसलिए जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। और जहांगीर ने ही देखिए कैप्टन हॉकिंस जो था प्रथम अंग्रेज मिशन जो आया हुआ था कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, हॉकिंस, तो जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया था कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर जो था उसने 1621 में कांगड़ा के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। HPGK में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कांगड़ा के किले के अंदर किसने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जहांगीर ने 1621 ईस्वी में। और जहांगीर ने ही अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर प्लीज़ शेयर करें जरूर कमेंट बॉक्स में। किस मुगल बादशाह का बचपन का नाम खुर्रम था? तो इसका आंसर आप प्लीज़ शेयर करें। कौन सा मुगल बादशाह था जिसका बचपन का नाम खुर्रम था? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। मराठा राजसंघ की अंतिम हार इनके समय में हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने बेलेजली, मिंटो, हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस। तो बताइए मराठा राज्य संघ की अंतिम हार किनके समय में हुई थी? मराठा संघ राज्य जो था राज्य संघ, इसकी अंतिम हार हुई थी हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। देखिए मराठा साम्राज्य जो था, मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम था शिवाजी। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक शिवाजी, इसने मराठा साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और बालाजी विश्वनाथ जो था ये दूसरा मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी इसको माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। क्योंकि देखिए कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में। 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त जो था लागू किया था। बेलेजली ने साइक संधि लागू की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट बिलोंग टू। अकबर दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन संबंधित थे। ऑप्शन देखिए दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या कन्नौज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अकबर के जो महान संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार के, तानसेन, वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे ग्वालियर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर। और अकबर इन्हें मियाँ तानसेन के नाम से इन्हें पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रीनेसेंस। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ऑप्शन देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय। बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी कोलकाता में। और इन्हें जो उपाधियाँ मिली थी देखिए, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये भी उन्हें ही कहा जाता था। आधुनिक भारत का पिता, ये भी उन्हें कहा जाता था।
और भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और साथ में देखिए युगदूत, युगदूत की उपाधि ये जो दी थी इनको ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। बाकी ये सभी उपाधियाँ जो थी ये इन्हें प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन, देखिए ऑप्शन महात्मा गांधी, जेपी नारायण, विनोबा भावे या आचार्य कृपलानी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके साथ विनोबा भावे जो थे इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना भी की थी। भूदान आंदोलन और सर्वोदय समाज इन दोनों की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। अब देखिए जो भूदान आंदोलन था इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? भूदान आंदोलन को। और अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आप इसका आंसर प्लीज शेयर करें। शुद्धि आंदोलन जो था ये किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड? राज्य विधानसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनको चुना जाता है 5 ईयर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य, इनका चुनाव होता है केवल 5 वर्ष के लिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। होती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, बट वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। अब देखिए क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आप प्लीज शेयर करें इसका आंसर भी। राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी देखिए वर्तमान में अगर सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अभी देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो है 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर स्टेट इज द एम ऑफ? कल्याण राज्य डैश का उद्देश्य होता है? ऑप्शन आपके सामने, अराजकतावाद, एकलवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद। बताइए फिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा। कल्याण राज्य डैश का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण राज्य प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ? आधुनिक अर्थव्यवस्था है एक। ऑप्शन देखिए, खुली अर्थव्यवस्था, नकदी अर्थव्यवस्था, क्रेडिट अर्थव्यवस्था या साख अर्थव्यवस्था या फिर प्लान्ड इकोनॉमी या आयोजित अर्थव्यवस्था। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अंडर द लीड बैंक स्कीम अ बैंक वाज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट अ? लीड बैंक योजना के अंतर्गत एक बैंक से अपेक्षित था गोद लें एक। तो एक बैंक से क्या अपेक्षित था? वो क्या गोद लें एक गांव को, नगर को, जिले को या राज्य को? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा जिले को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। लीड बैंक योजना के अंतर्गत एक बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक जिले को गोद ले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टेलेशन? ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, ओरियन, बिग डिपर, कैसियोप्रिया या फिर लिटिल डिपर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ध्रुव तारा इनमें से किस तारामंडल का हिस्सा है? तो ध्रुव तारा जो है ये हिस्सा है लिटिल डिपर तारामंडल का। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, लिटिल डिपर। अब देखिए तारामंडल की बात हो रही है तो सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है सबसे बड़े तारामंडल का? हाइड्रा उसका नाम है। और ये जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा में दिखने वाला तारा है। और अभी देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? ये क्वेश्चन भी पिछले बार एग्जाम में पूछा था कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार है। तो पृथ्वी के सबसे निकट वाला जो तारा है वो है सूर्य।
अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए, देखिए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, क्या नाम है उसका, सबसे चमकीला तारा, प्लीज़ शेयर करें इसका आंसर। सबसे चमकीला तारा जो है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन या उत्तर पश्चिम हवाएं। तो बताइए राइट आंसर, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर पश्चिम हवाएं, ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। बाकी टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इनमें से जो सबसे भयंकर, जो सबसे खतरनाक चक्रवात है वो है टॉर्नेडो। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य ये उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ये उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज लिव इन, किर्गिज रहते हैं, ऑप्शन उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी एशिया में, पश्चिम मध्य एशिया में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। बताइए राइट आंसर क्या होगा, किर्गिज कहाँ रहते हैं। तो किर्गिज जो रहते हैं ये रहते हैं वेस्ट सेंट्रल एशिया यानी कि पश्चिम मध्य एशिया में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किर्गिज ये जो एक मध्य एशिया में रहने वाला एक तुर्क जातीय समूह है। कौन सा है, तुर्क जातीय समूह है, मध्य एशिया के मूल निवासी हैं ये। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, रबड़, गन्ना या फिर चाय। बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी जो है एक रोपण फसल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो हैं रोपण फसलें हैं। कॉफ़ी भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबड़ भी, गन्ना भी और चाय भी। तो ये चारों जो हैं एक प्लांटेशन क्रॉप हैं। अगर यहाँ पर व्हीट दिया होता, गेहूँ दिया होता या चना दिया होता तो राइट आंसर हो जाता, बट ये जो सभी कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना और चाय ये सभी प्लांटेशन क्रॉप हैं ये। इसके अलावा जो रोपण जो फसलें हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। चार तो ये हो गई, उसके अलावा देखिए कोकोनट, कैस्यू, केला, कोकोआ, कॉटन, ये जो हैं ये रोपण फसलें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 और 4 मंथ्स एवरी ईयर इज। भारत का राज्य जहां हर वर्ष केवल 3 या 4 महीने सूखा मौसम रहता है, कौन से वो राज्य है। ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही हो सकते हैं। देखिए क्योंकि मिजोरम और केरल ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ केवल 3 या 4 महीने सूखा मौसम रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश सेक्शन यहाँ पर है, एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेपेंसी। यहाँ पर डिस्क्रेपेंसी का एंटोनिम्स हमने बताना है। डिस्क्रेपेंसी होती है विसंगति या भिन्नता, तो इसका जो एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा वो होगा कॉन्सिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता या संगति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, कॉन्सिस्टेंसी। आगे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म इज। तो इसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म। बैड फॉर्म में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, समझने में बहुत डिफिकल्ट होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जार्गन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। जार्गन होता है बड़बड़ाहट, जो समझ में नहीं आती है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन हमने भरनी है। ही डज नॉट नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहाँ लुक फॉर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, लुक फॉर यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। 4 वर्ड दिए हैं, कौन सा वर्ड जो है वो इसकी सही स्पेलिंग है। फॉरनर यहाँ पर दिया गया है, तो फॉरनर की जो सही स्पेलिंग है कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए, FOREIGNER, ये फॉरनर की सही स्पेलिंग है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सेक्शन का पूछा गया है, श्रमदान में समास कौन सा है। श्रमदान में देखिए, श्रमदान में यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, श्रमदान में। ग्रंथ का बहुवचन कौन सा होगा, ग्रंथ का बहुवचन होगा ग्रंथों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, दरबार में प्रत्यय कौन सा है, ये पूछा गया है, दरबार में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है, जो पीछे लगा होता है वो होता है प्रत्यय, और उपसर्ग जो शब्द के आगे होता है। तो दरबार में जो पीछे है बार जो ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सुरसुरी, सुरभि, गौरी या रोहिणी। तो यहाँ पर देखिए, गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुरसुरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।